लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गद्याकलन शुरू किया था और बताया था आपको कि ये 4 और 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है और 10 मिनट आपको दिया जाता है 5 मार्क के प्रश्न को करने के लिए। सिर्फ आपको प्रश्न ही बनाना होता है। और मैंने कुछ पॉइंट्स भी आपको बताए थे कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज 100 to 200 वर्ड्स में रहेगा और उसे रीड करना है। उसमें मीनिंगफुल जो सेंटेंस दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उन्हीं पे क्रॉस क्वेश्चन करना है। प्रश्न आपको लिखना है, उत्तर आपके पैसेज में होना चाहिए और वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस में हो या कुछ वर्ड्स में हो, 1 वर्ड्स में नहीं होना चाहिए आपका आंसर बस। और प्रश्न जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, संक्षेप में, स्पष्ट और एकदम क्लियर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हर एक प्रश्न के लिए आपको एक एक फुल मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ, आपको जो एक्स्ट्रा उसमें कुछ मेंशन करना होता है प्रश्न में, वो होता है क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आपको यहाँ पे मैंने लिखाए थे, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किससे, किसने, किसका, ये सभी इसलिए लिखाए थे कि जो एक्स्ट्रा भी आपको ऐड करना है क्वेश्चन वर्ड, उसमें भी मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भर भर के मार्क्स मिलता है तो भर भर के काट काट भी लेते हैं। अगर आपने जरा भी लापरवाही की, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, एक मात्रा की गलती हुई तो हाफ मार्क कट। इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान देने का, कम समय में अच्छा मार्क्स मिल जाता है। हाँ, आपके मैंने बताया था कि रचित प्रश्न के अंत में जो आपने क्वेश्चन क्रिएट किया उसके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, कहीं गलती से फुल स्टॉप मत देना। इसीलिए बार बार इसका अभ्यास किया जाता है और मैंने आपको एक पैसेज का अभ्यास कराया था। ये इस पे मैंने 4-5 प्रश्न आपको बना के बताए थे इस तरह से, राइट। मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था, पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक हैं और पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है और पुस्तकें किसमें सहायक होती हैं। और अंतिम प्रश्न आप देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का योगदान क्या है। अब ध्यान से सिर्फ नीचे पैराग्राफ मत देखो, सिर्फ प्रश्न देखो। मैंने 5 प्रश्न बनाए हैं, हर एक प्रश्न के अंत में थोड़ा दूर स्पेस देके क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये जरूर होना चाहिए। दूसरा, आपके प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए, जैसे पहले में किस लिए, दूसरे में किस तरह, तीसरे में किनकी, चौथे में किसमें और पांचवे में और अंतिम में क्या क्या योगदान है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं प्रश्नवाचक जिनको वो यूज करने से 1 वर्ड में क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो प्लीज ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपके एक शब्द के उत्तर ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शायद आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, जैसे मैं अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं पता है, वो क्वेश्चन बनाते तो हैं लेकिन उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा है, वाक्य बराबर बना है कि नहीं बना है, उसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है उसका सही उत्तर ला रहा है कि नहीं ला रहा है, वो दोबारा रीड करके नहीं देखते हैं, जो एक बैड हैबिट है। इसलिए हमेशा प्रश्न को एक बार लिखें और एक बार पढ़ें, लिखने के बाद जरूर पढ़ना चाहिए, उससे हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो चलो, एक पैसेज आपके सामने है, मैं रीड कर रहा हूं और सब लोग चैट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे नंबरिंग करके ना फटाफट क्वेश्चन बना के बताएंगे। मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। धन्य है वह ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। अगर मैंने ये लास्ट लेक्चर में कराया है तो भी प्रश्न आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाने वाला हूं। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा
भाषा जमीन पर आ रहेगा। पूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, यदि ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। किंतु इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसर होती है, इसलिए उसके अपने को नींव में अर्पित कर दिया। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की, सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनाना है। तो पैसेज आपके सामने ही है, चाहिए तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। आप शुरू करेंगे, फटाफट 5 प्रश्न आपके तैयार होने चाहिए। आपका समय शुरू हो चुका है। सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट में 5 प्रश्न आपके बनने चाहिए। प्रश्न बनाते समय आप ये ध्यान दो कि जो सेंटेंस आप रीड कर रहे हो वो सेंटेंस बड़ा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछने पर आपका उत्तर एक सेंटेंस में या कुछ शब्दों में आ जाना चाहिए, तभी सही प्रश्न माना जाएगा। अब चैट बॉक्स में टाइप करते जाओ, मैं अभी चेक कर लूंगा। अपनी पूरी कोशिश करो कि आपके प्रश्न सही हों। सिर्फ आपको प्रयास करना है। गलती होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अपने आप को जज करो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, और प्लीज सब लोग चैट करो। बिकॉज हम सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं, कोई फाइनल आपका एग्जाम नहीं ले रहा हूं। ओके, आपके पास और 3 मिनट का समय है। हमेशा वाक्यों पे ध्यान दो, शब्दों के मीनिंग पे ध्यान देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। शब्द का अगर मतलब नहीं समझ में आता है, जैसे यहाँ पे दिया है, पायदारी उसके नींव पर मुनहसिर होती है, उर्दू शब्द है मुनहसिर, नहीं समझा तो मीनिंग लिखने की कोई मतलब तो जरूरत है नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है। पायदारी किस पर मुनहसिर होती है? उसकी नींव पर। एक शब्द में आया, प्रश्न गलत हो गया। अब इसको वाक्य में कैसे आएगा वो आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, धीरे धीरे समय आपका समाप्त हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ प्रश्न बना लिए होंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन पर से इसे हटा रहा हूँ। और 99, क्या बात है। तो क्या खोजती है? मैंने देखा था 2-3 स्टूडेंट्स ने ये भी प्रश्न बनाया था। जिन्होंने बनाया था उनको धन्यवाद।
और पांचवा और अंतिम है, समाज को सुंदर बनाने के लिए क्या करना होगा, है ना। चलो, अब एक मैं आसान पैसेज आपको देता हूं, बिल्कुल आसान, आपके सामने है और आपको 5 प्रश्न बनाने हैं, लेकिन पैसेज आसान है तो रीड करके मैं सुना देता हूं। सिर्फ आप प्रश्न बनाना एकदम धमाल से चालू करो, और मैं देखता हूं 10 मिनट में भी नहीं, 5-7 मिनट में ही आपके प्रश्न तैयार हो जाने चाहिए, और ये देखता हूं कितने लोग बना पाते हैं। शुरू करें, चलो। जवाहरलाल नेहरू जी की अंतिम इच्छा यह थी कि मैं जब मरूं तब मैं चाहूंगा कि मेरा दाह संस्कार हो। अगर मैं विदेश में मरूं तो मुझे वहीं जलाया जाए, पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद लाई जाएं। इनमें से कुछ मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित की जाए। मुट्ठी भर भस्म इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कराने की मेरी इच्छा है, किंतु इसके पीछे कुछ धार्मिक भावना नहीं है, क्योंकि गंगा हमारी शताब्दियों से पुरानी सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक रही है। वह मुझे हिमालय में हिमाच्छादित शिखरों और नदियों की याद दिलाती है, जिनसे मेरा लगाव और प्यार बहुत ज्यादा रहा है। गंगा मुझे शस्य श्यामल फैले हुए मैदानों की याद दिलाती है। गंगा में कहीं समुद्र जैसी विनाश की भी शक्ति मुझे लगती है, और ये उसकी यह शक्ति मेरे लिए अतीत की प्रतीक व स्मृति है, जो वर्तमान में प्रवाहित है और भविष्य में महासमुद्र में आगे बढ़ते रहने की है। तो मैंने पूरा पैसेज रीड किया, आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट देखता हूं कौन सबसे पहले 5 के 5 प्रश्न बनाते हैं। प्लीज नंबर करके बनाओ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। नंबरिंग करके बनाओ, ऐसे सिर्फ प्रश्न मत लिखो। अभी से आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी आनी चाहिए। वाक्यों को ही ढूंढो, शब्दों पे ध्यान मत दो। सिर्फ सेंटेंस पढ़ा हो, फटाफट आप वहीं पे क्वेश्चन करके देख लोगे, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आपके प्रश्न ऑर्डर वाइज होने चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ स्टेप बाय आने चाहिए। जंबल मत करना, आगे पीछे प्रश्न उत्तर नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। और ट्राई करो कि चैट बॉक्स में अगर हिंदी में आप चैट कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी मात्रा की गलतियां भी मैं देख सकूंगा। बिकॉज इंग्लिश में टाइप करते हैं तो सिर्फ उसमें साउंड होता है, मात्राएं पता नहीं चलती हैं। डन। 2 मिनट का और टाइम है, उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। कम ऑन, फास्ट फास्ट। चलिए, अब मैं रुक रहा हूं। वन 140, क्या बात है। इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने तो अपने बारे में बताया, नेहरू जी ने अपने बारे में बताया, क्या मतलब है उससे? आपको सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो रोशन। बहुत अच्छा, ये कौन है? विक्रोली से इंद्रायणी। क्या बात है, कितने अच्छे प्रश्न आपने बनाए हैं, वेरी नाइस। जवाहरलाल नेहरू की क्या अंतिम इच्छा थी? जवाहरलाल नेहरू को क्या याद दिलाती है गंगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने एक में भी नहीं दिया है, थोड़ा ध्यान देना, ऊपर 1-2 में नहीं दिया है। गंगा में प्रवाहित करने के पीछे का कारण। बहुत अच्छे हैं आपके तीनों प्रश्न, थैंक यू सो मच। जवाहरलाल नेहरू जी की अंतिम इच्छा क्या थी? ओके, किसका पीछे भावना क्या थी? इसके पीछे, ओके सॉरी जोया, प्रश्न आपका अच्छा है, सॉरी मेरे से पढ़ने में गलती हुई। इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है? नेहरू जी की अपनी अंतिम इच्छा के बारे में बताया गया है। ओके, ये प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं रोशन। ये पहले जब प्रश्नों के उत्तर लिखने होते थे ना, तब उनमें ऐसे प्रश्न बनाए जाते थे कि इस पैराग्राफ का उचित शीर्षक क्या है, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। आपको लाइन वाइज रीड करना है, जो दिया हुआ है उसी मैटर के ऊपर आपको बनाना है। जवाहरलाल नेहरू की आखिरी आखा क्या थी? ओके ओके, थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू, अच्छा एक ही प्रश्न है। अरे वाह, रिद्धि ने तो बहुत अच्छा बनाया नंबरिंग करके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया आपने। फवाज ने बनाया है, जवाहरलाल नेहरू को गंगा में क्या लगता है? ओके, अच्छे प्रश्न आप लोगों ने बनाए हैं, बहुत बेहतरीन। तो चलो अभी एक ये बताओ, अभी प्लीज मेरे से स्क्रीन शेयर मत करवाओ, मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, और इसीलिए मैंने आपको बोला था, लास्ट में 2 मिनट का डेडलाइन दिया था। जितने भी आपने प्रश्न बनाया अच्छा बनाया है, बाद में और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा। और सबको थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे से वो इन्वॉल्वमेंट दिखाया, फटाफट जो है आप लोग उसका उत्तर दिए, आपने तेजी से लिखने का भी अभ्यास किया, थैंक यू सो मच। अब एक काम करो, स्टॉप करो भी टाइपिंग करना, मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं बहुत, क्योंकि ये आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। चलो रचना के अनुसार शुरू करते हैं। वाक्य भेद। देखो वाक्य भेद क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका कारण भी आपको बता देता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था अव्यय, और अव्यय में मैंने बेसिकली आपको बताया था कि ये शब्द से बना हुआ है, शब्द का भेद है, शब्द बनते हैं स्वर और व्यंजन से, वर्ण अक्षर और अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, अविकारी में क्रिया विशेषण संबंध सूचक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक, ये आते हैं 4। हमने शब्दों के बारे में पढ़ा, तो शब्दों से ही वाक्य बनता है। हमने पत्र भी पढ़ा, काल भी पढ़ा, गद्य आकलन भी पढ़ा। तो हमने ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़े जो आपको एक बेसिकली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं हिंदी में, और उसी का एक पार्ट है वाक्य भेद। क्योंकि वाक्य, अभी मैंने चर्चा की थी गद्य आकलन में, कि जिनको सही से वाक्य बनाने नहीं आता है, और अगर आपके गद्य आकलन में सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपके मार्क्स जाते हैं। इसलिए आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, और वाक्य के
दो भेद होते हैं, पहला अर्थ की दृष्टि से और दूसरा रचना की दृष्टि से। चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ये अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से क्या है। ठीक है, देखो जब हम कुछ भी लिखा हुआ अभी गद्याकलन में जो पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम वाक्यों का मतलब समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये कहना क्या चाहता है, और जो मतलब समझ रहे थे वो मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो मतलब है वो अर्थ की दृष्टि से, और कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मतलब जो सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस क्रिएट करने का जो पैटर्न है दैट इज द रचना, और जो मीनिंग निकालने का पैटर्न है वो अर्थ। मतलब आज हम वाक्य के बारे में पूरी जानकारी ये पाएंगे कि हम कितने तरह के मतलब निकाल सकते हैं वाक्यों के, और हम कितने तरह के वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो लिखना और समझना दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी भाषा पर एक बेहतरीन प्रभाव बनाने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। बहुत आसान है, बस थोड़ा मैं आराम से चलूंगा, जहां बोलूंगा फटाफट नोट करते जाना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये क्लास में फिर से रिपीट करूंगा तो भी कम समय लगेगा, आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा क्लास में, इसलिए अभी जो वक्त है प्लीज लिखने में ज्यादा फोकस करना। ओके, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद तीन प्रकार के हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है। पहला है सरल वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। प्लीज कंफ्यूज मत होना, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य दोनों एक ही हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो यही तीनों हमें आज पढ़ना है, तो प्लीज सब लोग ध्यान देना, और जहां नहीं समझेगा वहां आप मैसेज कर सकते हो और तुरंत पूछ सकते हो बिंदास। इसीलिए मैंने चैट बॉक्स आपके लिए ओपन रखा है, जिसको जिस समय जो भी डाउट आता है बिंदास टाइप करो, ठीक है, लेकिन अपना एक अच्छा तरीका रखो प्रश्न पूछने का, सही तरीके से पूछो। ठीक है, सरल वाक्य जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, पहले डेफिनेशन समझना फिर एग्जांपल बताऊंगा। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, वाक्य में एक क्रिया, क्रिया कहां होती है हमने काल में पढ़ा था, वाक्य के अंत में एक्शन होता है, वर्ब सेंटेंस के एंड में होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, ये इसकी एक पहचान है। दूसरी पहचान क्या है, सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया का होना आवश्यक है। मतलब सिंपल सेंटेंस के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सेंटेंस में वन सब्जेक्ट वन वर्ब डेफिनेटली होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सामान्य वाक्य जिसे हम विधानार्थक भी कहते हैं, सरल वाक्य भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। और हमने दो चीजें जानी कि उसके अंत में एक क्रिया होगी और स्टार्ट में एक कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। यहां तक समझा सबको? चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गीता गांव जाती है, तो गीता कौन है? गीता कर्ता, सब्जेक्ट है, और क्या करती है? जाती है। तो जाना क्या है? क्रिया है। एक कर्ता और एक क्रिया है, ये तो एक बहुत सामान्य सा इसका परिचय है। गीता कर्ता है तथा जाती है क्रिया है। एक क्रिया होने के कारण यह सरल वाक्य है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जान लेते हैं। सरल वाक्य में कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा कर्म, क्रिया विशेषण, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, क्रिया विशेषण एडवर्ब, और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है।
तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट बुक के, हिंदी एंटायर के लिए बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के थर्ड लास्ट पेज पे जहाँ पे ग्रामर पार्ट दिया है और कंपोजिट के सेकंड लास्ट पेज पे जो ग्रामर पार्ट दिया है, वहां पे क्रिया के भेद भी दिए हैं और वहां पर क्रिया के 5 भेद दिए हैं, है ना। तो पांचों भेद में से कोई भी क्रिया का भेद हो, सभी घटकों का योग होता है। घटक मतलब पार्ट का योग होता है, मतलब कुछ न कुछ वाक्य में रहेंगे ही, मतलब एक कर्ता रहेगा, एक क्रिया रहेगा, बीच में कभी कभी कर्म भी आ जाता है और क्रिया विशेषण भी आ जाता है, क्रिया विशेषण के कोई भेद आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन वो वाक्य सरल वाक्य ही होगा। कोई कंफ्यूजन? चलो और देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे बता रहा हूं ना, ये जो एग्जांपल नीचे बता रहा हूं आपको, इसमें आपको कहीं कर्म कहीं क्रिया विशेषण भी मिलेंगे। जैसे रमा खा रही है, रमा फल खा रही है, ऑब्जेक्ट आ गया फल। रमा का बड़ा भाई फल खा रहा है। यहां उक्त वाक्यों में एक ही क्रिया है, क्रिया एक ही है, खा रहा है। अलग अलग वाक्यों में अलग अलग घटक हैं। कैसे? देख लो, कहीं पे खा रहा है, कहीं पे खा रही है, कहीं पे बड़ा भाई खा रहा है, लेकिन सब में एक ही चीज हो रहा है। क्रिया क्या है? खाना। खाने का काम सब में हो रहा है। जैसे दूसरा और उदाहरण देखो, आयुष पढ़ रहा है, इसमें कर्ता और क्रिया है। सॉरी, ये आपने लिखा डेफिनेशन, ऊपर परिभाषा लिख लो और एक या दो एग्जांपल लिख लो, बस इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर ये परिभाषा लिख लो, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया का होना आवश्यक है, जरूरी है, इतना जरूर लिख लो। और नीचे कोई दो एग्जांपल लो, रमा खा रही है, खा रही। लिख लिया सबने? फटाफट नोट करो। हाँ, तो एग्जांपल हुए लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे दिया है आयुष पढ़ रहा है, इसमें एक क्रिया है। आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट भी आ गया, कर्म भी आ गया, पुस्तक कर्ता कर्म और क्रिया भी आ गया। फिर राम का भाई आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, कर्ता कर्म और क्रिया। अब आएगा संयुक्त क्रिया, दूसरा संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। प्लीज पहले डेफिनेशन का नोट कर लो, थोड़ा सा बड़ा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से किसी योजक, योजक का मतलब होता है कंजंक्शन या समुच्चय बोधक, पद से जुड़े रहते हैं। मतलब एक ही वाक्य में दो उपवाक्य दिया रहेगा, मतलब दो बातें कही रहेंगी और दोनों बातों के बीच में एक कंजंक्शन आएगा। लेकिन वो कंजंक्शन कैसा होना चाहिए? बोले वो कंजंक्शन ऐसा होना चाहिए जो दोनों उपवाक्यों में समानाधिकरण संबंध बता रहा हो। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये क्या है? समानाधिकरण क्या होता है? समानाधिकरण का मतलब होता है कि जो सिर्फ दोनों उपवाक्यों को या दोनों वाक्यांशों को सिर्फ कनेक्ट करने का काम करता है, इंटरफेयर कुछ भी नहीं करता है, इक्वली सिर्फ कनेक्ट कर देता है। इक्वल जो वर्ड आया वही समान है, समान मतलब इक्वल। समानाधिकरण एक समान अर्थ देता है, सिर्फ जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ता हूं,
और दूसरा मैं कहूं मैं पढ़ता लिखता हूं, अभी आप बोलोगे पढ़ता लिखता हूं मतलब नहीं समझा, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं ऐसे कहूं कि मैं पढ़ता हूं और लिखता हूं। ठीक है, तो और लिखता हूं, मैं लिखता हूं, लेकिन मैं की जगह पर और आया, नहीं समझे ना। यहां पर समानाधिकरण कैसे होगा आगे देखो तो आपको समझ में आएगा। स्वतंत्र उपवाक्य भी पूर्ण अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, वाक्य स्वतंत्र है और वो भी अर्थ क्लियर बता रहा है, और लिखता भी हूं, वो भी क्लियर अर्थ बता रहा है, क्योंकि बीच में और आ गया, वो कनेक्ट करने के लिए समान रूप से इस तरह से आप इसका उदाहरण, ये प्लीज नोट कर लो, ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट में ये लिखो, उपवाक्य आपस में समानाधिकरण योजक पद, समानाधिकरण कंजंक्शन वर्ड। कंजंक्शन वर्ड कौन कौन से इसमें यूज होते हैं, ध्यान देना, इसे सावधानी से नोट करना, क्योंकि संयुक्त वाक्य के कंजंक्शन अलग होते हैं और कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित वाक्य के अलग होते हैं। तो दोनों अलग अलग लिखना। हाँ, पहले तो एकदम अच्छे से डेफिनेशन लिख लो। अब वो डेफिनेशन ये जब आप समझोगे तब आगे आपको सेंटेंस में समझ में आएगा कि ये समानाधिकरण कौन सी चिड़िया का नाम है। तो कौन कौन से समानाधिकरण शब्द हैं, किंतु, मैं विद्यालय आया किंतु पुस्तकें नहीं लाया। अब वो किंतु जो है ना, वो किसी चीज को तो साइलेंट कर देता है, किसे, मैं को, मैं पुस्तकें नहीं लाया, लेकिन मैं पहले आया था, मैं विद्यालय आया। अब वो मैं शब्द बार बार रिपीट न हो, इसीलिए उसकी जगह पे कंजंक्शन आ जाता है, वो भी समानाधिकरण। लेकिन, किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा, और, ये कंजंक्शन वर्ड प्लीज नोट करके ब्रैकेट में रखो। संयुक्त वाक्य में यही आएंगे। अगर इनको आप याद करके रखते हो तो आपको पहचानना इतना आसान होगा। सेंटेंस आपको सिर्फ पहचानना है एग्जाम में, इसमें चेंज नहीं करना है, आपको परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ वाक्य पहचानना आएगा। तो आप वाक्य पहचानोगे कैसे, सेंटेंस रीड करोगे, वहां पे कंजंक्शन दिया हुआ है, तो आप इसे फाइंड आउट करोगे ये कंजंक्शन किस में आता है, संयुक्त में आता है कि मिश्र में आता है, किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा, और, ओ हाँ मैंने ये पढ़ा था संयुक्त वाक्य में, ये डेफिनेटली संयुक्त वाक्य है। ऐसे ही आपको दिमाग अपना लगाना है। ठीक है, यहां तक लिख के हुआ सबका। अब उदाहरण पे आते हैं। हम लोग पुणे घूमने गए और वहां 4 दिन रहे। अब देखो दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, हम लोग पुणे घूमने गए, वहां 4 दिन रहे, दोनों क्लियर मीनिंग बता रहे हैं, लेकिन और क्यों जोड़ा गया वो आगे समझो अभी आप। हम लोग पुणे घूमने गए और हम वहां 4 दिन रहे, तो ये जो पहले हम आया था वही फिर से रिपीट होता, लेकिन वो रिपीटेशन से बचने के लिए उसके जगह पे हमने क्या किया, दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए एक समानाधिकरण कंजंक्शन वर्ड को यूज किया। अब ये बताना थोड़ा आसान लगता है और बहुत बोरिंग नहीं लगता है। अगर मान लो हम ऐसे कहें, हम लोग पुणे घूमने गए, हम वहां 4 दिन रहे, तो बोले और कितने हम थे, गड़बड़ लगेगा। लेकिन हम लोग पुणे घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, तो ये समझ में आ गया कि जो लोग गए थे वही लोग 4 दिन रहे, बाकी लोग नहीं थे। कंफ्यूजन क्लियर हुआ। चलो ये सेंटेंस नोट कर लो फटाफट, 4 दिए हैं। वह आई तो थी किंतु उसने कुछ कहा नहीं था, किंतु, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ, और अंतिम है, वे बीमार हैं अतः आने में असमर्थ हैं। ये 5 ये लिख के रखो, और इनमें कैसे बता रहा है इनको अलग अलग करके वाक्य आप बताना मुझे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूछूंगा। ठीक है, तो